qualitative property start करना है. This is called elevation in boiling point. So write down the next qualitative property. Elevation in boiling point. तो देखो आप सबको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी. That boiling point is the temperature at which vapor pressure becomes equal to external pressure. हमने लास्ट क्लास में पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी. दैट वाज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अभी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. दिस नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. तो इसका सबसे पहला पॉइंट आपको बताया था मैंने. बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर. और लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उससे वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ रहा था, तो जनरली बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा. सो मेक अ नोट फॉर दैट. So write down boiling point is the temperature at which 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 vapor pressure becomes equal to external pressure. Boiling point is the temperature at which vapor pressure becomes equal to external pressure. ठीक है. ये मैंने लास्ट क्लास में आपको डेफिनेशन बता रखी है. अब इसके बाद मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि वेपर प्रेशर जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से लोअरिंग आ रही थी. ठीक है. तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा. तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए इस बात को. इफ वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट if we add a non-volatile solute to a solvent, if we add a non-volatile solute to the solvent, lowering of vapor pressure is observed. Hence, elevation in boiling point will be observed. Okay. So the concept is कि अगर हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया. Sir. हाँ बेटा. Please can you repeat after lowering of vapor pressure? I said lowering of vapor pressure is observed, hence elevation in boiling point is observed. Thank you, sir. तो अगर हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड किया तो इस प्रोसेस से वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा. बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है. ठीक है. अब अगर हम नोटिस करें तो लेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो TB है एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो TB डैश है. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा TB डैश माइनस TB. इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा TB से. सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो डिफरेंस वैल्यू आएगी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. दिस इज रिफर्ड एज डेल्टा TB. ठीक है. अब इसका लॉ जो होता है वो ये है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनल होता है. सो राइट डाउन द स्टेटमेंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू elevation in boiling point is directly proportional to
elevation in boiling point is directly proportional to molality of the solution. Elevation in boiling point is directly proportional to elevation in boiling point is directly proportional to molality of the solution. और जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लिखेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट लिखते हैं Kb इंटू m। यहाँ पे Kb जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। We'll say molar elevation constant. Kb is referred as molar elevation constant. ओके अब जो ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है ये एक्चुअली में प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट होता है। अगले पॉइंट पे लिखेंगे Kb जो है this is referred as molar elevation constant. इसीलिए एक और टर्म यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। EBULLIOSCOPIC। This is also referred as iblioscopic constant. ठीक है, तो जो Kb हमारा है इसी को हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं या इसी को इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, अनदर टर्म। ओके इसके बाद अगले स्टेटमेंट में पॉइंट नोट कर लीजिए। राइट डाउन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट। Molar elevation constant is the property of the solvent. Molar elevation constant is the property of the solvent. Molar elevation constant is the property of the solvent. और अब अगर इसकी वैल्यू कभी लिखनी पड़ेगी, so its formula is Kb is equal to RTB square upon 1000 into LV. Sir, TB is boiling point of solvent. Yes. what is the meaning of polyoscopic constant? Iblioscopic constant. See, whatever is molar elevation constant, it is another term is iblioscopic constant. Iblioscopy Okay, is a property जिससे हम लोग solute का mass निकालते हैं. So molar elevation constant is same as iblioscopic constant. तो question में molar elevation constant भी लिख के आ सकता है और they will use another term. This is iblioscopic constant. Okay, तो sir. हम लोग अपने स्कूल लेवल पे टर्म यूज करते हैं वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। साइंटिफिक कम्युनिटी इसी के लिए इब्लियोस्कोपी यूज करती है। इब्लियोस्कोपी इज अ प्रॉपर्टी जिससे हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं यूजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो एक प्रॉपर उस फिनोमेनन को इब्लियोस्कोपी बोला जाता है। सो वी से दिस टर्म एज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट? Okay, sir. Thank you. परफेक्ट। सो टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड एलवी जो है यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ vaporization and the unit of calorie per gram. This is most important, आपको यूनिट याद रखनी है। अगर यूनिट कैलोरी पर ग्राम नहीं होगा तो फिर आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते।
सो LV इज इन द यूनिट ऑफ कैलोरी पर ग्राम. तो अगर ये किसी भी दूसरी यूनिट में आपको क्वेश्चन में दिया होगा, सो यू हैव टू कन्वर्ट द यूनिट इन द यूनिट ऑफ कैलोरी. बॉइलिंग पॉइंट विल पुट इन अ यूनिट ऑफ केल्विन एंड द वैल्यू ऑफ R इज 2 कैलोरी पर मोल केल्विन. इस फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिट्स. और यहां से सॉल्व करने के बाद जो यूनिट ऑफ Kb आएगी, दैट विल बी केल्विन kg per mole. This formula is important with respect to units. अगर आपको यूनिट मिस हो गई तो फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाना है. तो आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हो कि जो लेटेंट हीट है वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है. Kb Tb जो है वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है. R यूनिवर्सल कांस्टेंट है और 1000 इज अ कांस्टेंट. तो Kb जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट हो गया. समझ आई बात? ये चीज हाईलाइट कर लेना है. Kb इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट. And for the solvents of comparable molecular mass, जो Kb की वैल्यू होती है वो प्रोपोर्शनल टू Tb आ जाती है. जिस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसी का Kb ज्यादा हो जाएगा, कंसीडरिंग देयर मॉलिक्यूलर मासेस आर कंपैरेबल. तो अगर ऐसे दो तीन सॉल्वेंट है जिनके मॉलिक्यूलर मासेस लगभग बराबर है, सो देयर मॉलिक्यूलर मासेस आर ऑलमोस्ट इक्वल, एंड इन दैट केस जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है वो प्रोपोर्शनल टू Tb हो जाएगा. मतलब जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसी का Kb ज्यादा हो जाएगा. तो मैंने आपको तीन इंपॉर्टेंट बातें बताई, ध्यान से समझ लो. पहली चीज बताई, Kb जो है उसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, एक पॉइंट. दूसरे पॉइंट में बताया Kb इक्वल टू RTP स्क्वायर अपॉन 1000 LB. इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैलोरी पर ग्राम में पुट करना है, बॉइलिंग पॉइंट को केल्विन में पुट करना है और R की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन यूज करना है. यूनिट ऑफ Kb विल बी केल्विन kg पर मोल. और तीसरी बात बताई कि Kb जो है प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट है. अगर कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास के सॉल्वेंट ले लिए जाएंगे तो Kb की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू Tb होती है. मतलब जिस सॉल्वेंट के Tb ज्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसी सॉल्वेंट का Kb ज्यादा है. ठीक है? इज दैट ओके? अब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखो तो आपको समझ आएगा. सो राइट डाउन अ क्वेश्चन. कैलकुलेट Kb for water if latent heat of vaporization of water is equal to 540. Vaporization of water is calculate Kb for water. Calculate Kb for water. Latent heat vaporization of water is 540 calorie per gram. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.51 या 0.52 के आसपास आना चाहिए. एक बार चेक करके देखिए. केयरफुली सॉल्व करना. So if I solve for you, then Kb is equal to R is 2, Tb is 373 square upon 1000 into LB. केल्विन kg पर मोल आएगा. इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है. ये वैल्यू सॉल्व होकर अप्रोक्सीमेटली 0.52 केल्विन kg पर मोल आएगा.
केयरफुली सॉल्व करना है, यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट इन द यूनिट ऑफ केल्विन, अप्रोक्सीमेटली 0.52 केल्विन केजी पर मोल। परफेक्ट, एकदम यही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Yes, Supriya, you want to ask something? Okay. So next question you will write down. Next question you will write down. Find the boiling point of the solution. Find the boiling point of the solution obtained by dissolving 27 gram of glucose. Find the boiling point of the solution obtained by dissolving 27 gram of glucose in 500 gram of water. Find the boiling point of the solution obtained by dissolving 27 gram of glucose in 500 gram of water. If Kb of water is 0.52 Kelvin kg per mole. If Kb of water is 0.52 Kelvin kg per mole, ठीक है। तो देखो, आपको क्वेश्चन के हिसाब से पहले एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है। सो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू एम। So elevation and boiling point will be Kb is 0.52 and for molality of the solution is mass of upon molecular mass of solvent solute, ये आपके मोल्स हो गए, divided by mass of solvent into 1000। यहाँ से पहले डेल्टा टीबी निकालेंगे और फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 373 प्लस या 100 प्लस, आप दूसरी वैल्यू लिख दो, 100 प्लस जो भी डेल्टा टीबी आएगा डिग्री सेल्सियस। So this will be 0.156 degree Celsius or degree Kelvin, कुछ भी लिखो, and this answer will be 100.156 डिग्री सेल्सियस, या इसी को अगर केल्विन में लिखेंगे तो 373.156 केल्विन लिख सकते हैं। जेव्हा पण हेल्प करायची वेळ आली तेव्हा ती हेल्प केली त्याने। यहाँ तक क्लियर है सबको? 100 plus because boiling point of water is 100 degree Celsius and temperature difference in boiling degree Celsius and Kelvin is same. So you may write 100.156 degree Celsius or 373.156 Kelvin because delta TB is elevation in boiling point. आपसे boiling point पूछा तो आप ठीक है। चलो इसके बाद next property लिखेंगे, this is called depression in freezing point. Next qualitative property is depression in freezing point.
depression in freezing point, depression in freezing point, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। सबसे पहले लिखो at freezing point, liquid solvent is in equilibrium with liquid solvent is in equilibrium with solid solvent. At freezing point, liquid solvent is in equilibrium with solid solvent. मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉल्यूट का कुछ भी नहीं होता क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो वो पहले ही सॉलिड स्टेट में है, तो उसकी प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो फर्क पड़ेगा वो केवल किसमें पड़ेगा, सॉल्वेंट में। फ्रीजिंग पॉइंट पे लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में आता है। अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो, अगर हम मिल्क को फ्रीजर में रख देते हैं तो उससे आइसक्रीम नहीं बनती। मिल्क को अगर फ्रीजर में रखते हैं तो वाटर अलग फ्रीज करता है, क्रीम अलग फ्रीज करती है, अगर आप उसी में शुगर और ऐड करते हो तो नीचे अलग से रहेगा। सो दीज थ्री कंपोनेंट्स आर डिफरेंट। सो फ्रीजिंग पॉइंट पे जो सॉल्वेंट होता है वो फ्रीज कर जाता है। सो लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। कभी भी फ्रीजिंग पूछी जाएगी तो हमेशा सॉल्वेंट पहले फ्रीज करेगा। सो लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में आएगा। उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। अब अगर हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है। ये अगला पॉइंट लीजिए। इफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड अप टू सॉल्वेंट, if a non-volatile solute is added up to solvent, if a non-volatile solute is added up to solvent, if a non-volatile solute is added up to solvent, if a non-volatile solute is added up to solvent, then depression in freezing point is observed. Then depression in freezing point is observed. So if TF is freezing point of solvent, and TF dash is freezing point of solution, if TF is the freezing point of solvent and TF dash is the freezing point of the solution, तो आपको पता है कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि लोअरिंग हो रही है। तो TF माइनस TF डैश जो होता है, दिस इज रिफर्ड एज डेल्टा TF, और इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, याद रख लिया। अब जो हमारा डिप्रेशन पॉइंट है भी प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन होता है, उसका भी स्टेटमेंट लिख लीजिए, जस्ट लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगले टर्म में लिखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू depression in freezing point is directly proportional to depression in freezing point is directly proportional to depression in freezing point is directly proportional to the molality of the solution
depression in freezing point is directly proportional to the molality of the solution. और फिर यहाँ पे भी अगर हम proportionality हटा के constant लगाते हैं, this is Kf known as molar depression constant. या फिर इसी को हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं. क्रायोस्कोपी इज एक्चुअली लो टेम्परेचर स्टडी को क्रायोस्कोपी बोलते हैं. तो दिस इज रिफर्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, CRY. क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. सर जैसे हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, वैसे ही सिमिलरली मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज आल्सो रिफर्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. यस sir, it is what was the sentence? Depression and freezing point is directly proportional to the molality of solution. solution. Thank you, sir. Welcome. So depression and freezing point is directly proportional to the molality of the solution. So delta TF is equal to KF into M. KF is molar depression constant या इसी को cryoscopic constant भी बोलते हैं. ठीक है, तो just like molar elevation constant, molar depression constant is also a property of the solvent. Next statement में ये भी point लिखना है. Next point देखिए, molar depression constant is the property of the solvent. Molar depression constant is the property of the solvent. Molar depression constant is the property of the solvent. Molar depression constant is the property of the solvent. और जैसे हमने Kb का फॉर्मूला लिखा था RTB स्क्वायर अपॉन 1000 LB, ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला होगा RTF स्क्वायर अपॉन 1000 LF. बिल्कुल आइडेंटिकल फॉर्मूला है. तो यहाँ पे जो TF है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है. LF जो है दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और जस्ट लाइक द अर्लियर क्वेश्चन, यहाँ पे भी यूनिट्स का ध्यान रखना है. दिस इन द यूनिट ऑफ केल्विन, दिस इज इन द यूनिट ऑफ कैलोरी पर ग्राम, एंड द 2 कैलोरी. और जो KF की यूनिट आएगी दिस इज केल्विन kg per mole. यूनिट ऑफ KF विल बी केल्विन kg per mole. ठीक है, TF की वैल्यू केल्विन में पुट करना है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कैलोरी पर ग्राम में प्लेस करना है और R की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन. ठीक है, तो जस्ट लाइक द अर्लियर क्वेश्चन फिर से वही काम कर लो. कैलकुलेट KF of water
if latent heat of fusion of water is 80 calorie per gram. Calculate molar depression constant of water. Calculate molar depression constant of water. Calculate molar depression constant of water if latent heat of fusion calculate kf of water या calculate molar depression constant of water if latent heat of fusion of water is 80 calorie per gram. Calculate molar depression constant of water if latent heat of fusion of water is 80 calorie per gram. ठीक है, तो वही पुराना फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना है. तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन. Freezing point of water is 0 degree Celsius, और you can write 273 Kelvin. उसको सॉल्व करेंगे तो kf की वैल्यू आ जाएगी 2 into 273 square divided by 1000 into 80 Kelvin kg per mole. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.86 Kelvin kg per mole आना चाहिए. It's perfect. Its answer will be 1.86 kg per mole. ठीक है. Sir, please can you do the previous slide? Yeah, just a minute. Yes, sir. Okay, so next question लिखिए इसके बाद. So write down how many glucose must be added to 100 gram of water. How many grams of glucose must be added up to 100 gram of water? How many grams of glucose must be added up to 100 gram of water so that difference in boiling point and freezing point of the solution is 105 degrees Celsius. Sir, can you please How repeat the many question? How many grams of glucose must be added up to 100 gram of water? How many grams of glucose must be added up to 100 gram of water so that difference in boiling point and freezing point of the solution
so that difference in boiling point and freezing point of the solution is 105 degrees Celsius. Kf of water is given 1.86 Kelvin kg per mole and Kb of water is given 0.52 Kelvin kg per mole. आपको पता है Kf और Kb प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट होता है, जब तक आप सॉल्वेंट नहीं चेंज करोगे तब तक ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही. I said how many grams of glucose must gram of water. So that difference in boiling point and freezing point of the solution is 105 degrees Celsius. Kf and Kb of water is 1.86 Kelvin kg per mole and 0.52 Kelvin kg per mole. ठीक है. सो अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रहा है कि वाटर के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर. ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है. सो द डिफरेंस इज डिग्री सेल्सियस. अब जब आपने ग्लूकोज को वाटर में ऐड किया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ डेल्टा टीएफ और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ डेल्टा टीबी. तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट आएगा उसका डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है. दिस इज फॉर सॉल्यूशन and this gap is given 105 degree Celsius. ठीक है. तो हमारा जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है. आपने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट इज ग्लूकोज, तो फ्रीजिंग पॉइंट में प्रेशर हुआ और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ. तो बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ के कुछ नया टेम्परेचर हो गया और फ्रीजिंग पॉइंट 0 से डिक्रीज होकर कुछ नया टेम्परेचर हो गया. सो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन 105 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो उसका मतलब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से डेल्टा टी एफ प्लस डेल्टा टी बी की जो वैल्यू है वो 5 डिग्री सेल्सियस हो गई. ठीक है. और के एफ की जगह वी कैन राइट डेल्टा टी एफ की जगह वी कैन राइट के एफ इंटू मोलालिटी एंड डेल्टा टी बी की जगह लिख सकते हैं के बी इंटू मोलालिटी. दिस इज गिवन टू यू 5. सो फ्रॉम हियर मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 5 अपॉन के एफ प्लस के बी. अब हम अज्यूम कर लें लेट x ग्राम ऑफ ग्लूकोज is added up to x gram of glucose is added up to 100 gram water. So इसकी molality if we write it as x by 180, this much moles are there and this is in 100 gram of water, so in 1000 gram it will be how much is the molality. So from here if you will solve it, molality will be x by 18 and both the molalities if you made equal, so x by 18 will be equal to 5 upon 1.86 plus 0.52. यहाँ से सिंप्लीफाई करके x निकालना है आपको. Sir, हाँ बेटा. how come delta TF plus delta TB is coming 5? मैंने आपको बताया ना वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है. सो द डिफरेंस इज हाउ मच 100 डिग्री सेल्सियस. अब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ तो इंक्रीज होकर डेल्टा टीबी एक्स्ट्रा हुआ
और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ तो वो डिक्रीज होके डेल्टा टीएफ हो गया। तो जो सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ माइनस में होगा और बॉइलिंग पॉइंट कुछ 100 से ऊपर होगा, उसका डिफरेंस आपको 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ओके, तो अब इस चीज को देखो, थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर लो। ये वाला जो गैप है, दिस गैप इज गिवन 100, जो रेड लाइन से मार्क किया है। तो बचा हुआ कितना हुआ, डेल्टा टीबी प्लस डेल्टा टीएफ, वो कितना होगा 5। थैंक यू सर। यहाँ से एक्स सॉल्व होकर अप्रोक्सीमेटली 37.8 ग्राम आना चाहिए। एक तो लोग वेरीफाई करो फटाफट। परफेक्ट। Sir, can you please re-explain the sum? I said कि boiling point of freezing point of water पहले चेक कर लो। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। ग्लूकोज को वाटर में ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट में रेज हुआ, रेज कितना हुआ डेल्टा टीपी, और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ, वो कितना हुआ डेल्टा टीएफ। मैंने रेड लाइन से वाटर वाली लाइन मार्क कर रखी है, तो रेड वाली लाइन से बॉइलिंग पॉइंट में रेज हुआ डेल्टा टीपी, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ डेल्टा टीएफ, डिफरेंस इज 105, सो डेल्टा टीपी प्लस डेल्टा टीएफ विल बी इक्वल टू 5। बस उसका फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम एंड डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू एम। दोनों फॉर्मूलेज अप्लाई करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। Okay, sir, got it. Thank you, sir. अब देखो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ आइस। सो नेक्स्ट टाइटल लिखेंगे हम लोग। तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। तो अगर हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर के अंदर कोई सोल्यूट डिसॉल्व है और आप उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम करते जा रहे हो, सो पॉइंट विल कम व्हेन टेम्परेचर विल बी लोअर देन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब फ्रीजिंग होगी तो क्या होगा, वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर वाटर का अमाउंट तो कम होगा, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर कम हुआ वो क्या बनेगा, आइस। लेकिन जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये पॉइंट पहले आप लिख लीजिए। Write down as at the freezing point, as at the freezing point, as at the freezing point, liquid solvent is in equilibrium with solid solvent. As at the freezing point, liquid solvent is in equilibrium with solid solvent. As at the freezing point, liquid solvent is in equilibrium with solid solvent. Hence, during freezing, amount of solute remains constant. Hence, during freezing, amount of solute remains constant. Okay. Sir, please repeat. I said at freezing point, liquid solvent is in equilibrium with solid solvent. Hence, during the freezing, amount of solute remains constant in the solution. Okay.
अब इससे क्या होता है कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर उसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे डिक्रीज कराएंगे तो उससे क्या होगा, आइस सेपरेट होगी क्योंकि वाटर फ्रीज करेगा। अगले पॉइंट पे लिखो, if we decrease the temperature, if we decrease the temperature below the freezing point of the solution, if we decrease the temperature, if we decrease the temperature below the freezing point of the solution, then freezing of the solvent is observed. Then freezing of solvent is observed. And for aqueous solutions, and for aqueous solutions, and for aqueous solutions, and for aqueous solutions, ice is separated out. And for aqueous solutions, ice is separated out. अब ये क्वेश्चन का टाइप है, मैंने आपको इतना कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप क्वेश्चन थोड़ा समझ पाओ। बेसिकली दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे। तो आप एक क्वेश्चन लिखो तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। राइट डाउन अ क्वेश्चन। So write down 68.4 gram of 68.4 gram of sugar is dissolved in 1000 gram of water. 68.4 gram of sugar is dissolved in 1000 gram of water. And then this solution is cooled to, and then this solution is cooled to -2 degrees Celsius. If Kf of water is 1.86 Kelvin kg per mole, then find the amount of ice separated out from the solution. 68.4 gram of sugar is dissolved in 1000 gram of water. Then solution is cooled to -2 degrees Celsius. If Kf of water is 1.86 Kelvin kg per mole, then find the amount of ice separated out from the solution. ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उससे सॉल्वेंट की फ्रीजिंग स्टार्ट होगी, और एक्वस सॉल्यूशंस के केस में आइस सेपरेट होती है। तो अभी इसको हम अप्लाई करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी सोल्यूट का अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, वही टेक्निक यहाँ अप्लाई करेंगे। तो अभी देखो, अगर हमने टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस पे ले गए तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन है एट -2 डिग्री सेल्सियस, उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि -2 डिग्री सेल्सियस पे जो सोल्यूशन फर्दर फ्रीज नहीं कर रहा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। इसका मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट 2 डिग्री सेल्सियस अपने स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया है। इतनी पॉइंट समझ आ रही पहले आपको?
अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। Sir, re-explain. आई सेड कि मैंने जब किसी सॉल्यूशन को -2 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया हुआ है, तो अगर -2 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है, इसका मतलब उसकी फर्दर फ्रीजिंग नहीं हो रही है। तो जब उसकी फर्दर फ्रीजिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ? -2 डिग्री सेल्सियस। अगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो एक्चुअल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस। Okay, sir. ठीक है, सो डेल्टा TF 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो फॉर्मूला लगाना है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अब डेल्टा TF तो आपको 2 पता है, KF की वैल्यू 1.86 भी पता है। अब मोलालिटी निकालने के लिए हमें नहीं पता कि अब कितना वाटर बचा है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 1000 ग्राम वाटर था, बट चूंकि वाटर फ्रीज होता चला जा रहा है, तो फाइनली सॉल्यूशन में कितना वाटर बचा है ये मुझे नहीं मालूम। सो आई अज्यूम दैट फाइनली वाटर लेफ्ट इज x ग्राम। ओके, तो बिफोर सॉल्विंग हमने क्या करा? अज्यूम करा लेट at -2 degree Celsius water in the solution is x ग्राम। ये हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि जब हमने सॉल्यूशन बनाया था तब तो वाटर 1000 ग्राम था, बट टेम्परेचर घटा के -2 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, तो -2 डिग्री सेल्सियस पे तक कितना वाटर फ्रीज कर गया ये नहीं पता मुझे। तो जो वाटर बचा है वो x ग्राम होगा, ये हमने अज्यूम कर लिया। बट जो शुगर है 68.4 ग्राम, वो उतनी रहेगी क्योंकि शुगर तो फ्रीज हो नहीं रही है। मैंने आपको पहले ही बताया फ्रीजिंग पॉइंट पे लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। इफ वी फर्दर सॉल्व तो डेल्टा TF तो 2 हो गया, KF की वैल्यू 1.86 हो गई। मोलालिटी निकालने के लिए 68.4 ग्राम हमारे पास शुगर है। शुगर मॉलिक्यूलर मास 342 आएगा। शुगर है C12H22O11, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए अब 342 आना चाहिए मेरे हिसाब से। सो ये मोल्स हो गए प्रेजेंट इन x ग्राम ऑफ वाटर व्हिच वी डोंट नो इन 2000। यहाँ से x निकलेंगे, x वो अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और एक्चुअली वाटर कितना था? 1000 ग्राम। तो आइस कितनी सेपरेट होगी? 1000 माइनस x। सो अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटेड विल बी इक्वल टू 1000 माइनस x। एक बार पहले x बताइए सॉल्व करके, फिर आगे का रिजल्ट बताता हूँ। Sir, explain again, please. तो ये मेरी समझ से कितना 372 ग्राम आ रहा है। Sir, explain again, please. हाँ अभी बता रहा हूँ, पर एक बार जिनका जो सॉल्व कर रहे हैं उनका आंसर आ जाना चाहिए। अभी मैं दोबारा समझा दूंगा, एक मिनट बस पॉज कीजिए। हाँ, 372 नहीं आ रहा, मतलब मैंने गलत कर दिया। ओके, एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन है बस, सिंपली चेक द कैलकुलेशन क्विकली। हाँ ओके, 186 ग्राम आ रहा है, परफेक्ट। दिस कम्स आउट टू बी 186 ग्राम। 1000 ग्राम से 186 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वाटर आएगा so approximately 804 ग्राम ऑफ आइस सेपरेट होगी। फिर से पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो मैंने सिर्फ इसलिए बना दिया क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम से पूछा जाता है, इसे दिया है। अदर थीम लाइन वो समझिए, थीम लाइन इज दिस कि किसी भी फ्रीजिंग प्रोसेस में लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट के साथ फ्रीजिंग में होता है, एक पॉइंट। किसी भी फ्रीजिंग प्रोसेस में लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट। दूसरा है कि जब लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम होगा, डेफिनेटली जो सॉल्यूट है वो फ्रीज नहीं कर रहा है, तो सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। आता ओके? और जब सॉल्यूट का अमाउंट कांस्टेंट रहेगा तो जब सॉल्यूट का अमाउंट कांस्टेंट रहेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट पे जाने के बाद जितना वाटर कम हो गया है उतनी आइस सेपरेट।
वही मैंने क्वेश्चन में किया हुआ है। मैंने क्या करा कि आपको जो सॉल्यूशन दे रखा है उस सॉल्यूशन में देखो हमने क्या करा, टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस तक ले गए। तो 68.4 ग्राम ऑफ शुगर जो मैंने डिसॉल्व करी थी 1000 ग्राम सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस पे ले गए। तो जो सॉल्यूशन बचा हुआ है फाइनली उसका फ्रीजिंग पॉइंट -2 से नीचे चला गया, तभी फ्रीज नहीं हो रहा है। तो उसका मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अगर -2 हो गया है तो डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर हमने अज्यूम करा कि -2 डिग्री सेल्सियस के सॉल्यूशन में जो वाटर बचा हुआ है वो लेट्स से x ग्राम है। तो -2 डिग्री सेल्सियस पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट 2 हो गया। तो डेल्टा TF = KF × M का फॉर्मूला अप्लाई करा और उससे x निकाल लिया। तो हमारे पास जो -2 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन है उसमें जो वाटर है दैट इज 186 ग्राम। तो इसका मतलब यहाँ पे जितनी आइस सेपरेट हुई है 1000 ग्राम वाटर था, उसमें से 186 ग्राम वाटर बचा हुआ है, सो रेस्ट इज आइस। और नेचर में भी ऐसा होता है, आप जानते हो, हमेशा आइस ऊपर वाली लेयर से फ्रीज होना स्टार्ट होती है। इवन कश्मीर में डल लेक में इतना लो टेम्परेचर जाने के बाद भी लेक में पानी नीचे बचता है। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि ऊपर से आइस फ्रीज होती जा रही है, नीचे वाटर बचेगा, जो नीचे सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो फ्रीजिंग पॉइंट लोअर डाउन होता चला जाएगा, तो फर्दर फ्रीजिंग रुक जाती है। ठीक है, so this is an important concept. सर कॉन्सेप्ट बस सिंपल ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट पे लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम होता है 1 पॉइंट, और अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, फ्रीजिंग में वो चेंज होगा। ठीक है, इज दैट ओके? चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और लिख लो। Write down, calculate the freezing point of the solution. Calculate the freezing point of the solution if 0.5 molar aqueous solution of ethylene glycol. Calculate the freezing point of the solution if 0.5 molar aqueous solution of ethylene glycol 0.5, sorry. 0.5 molar, molar means molality, so 0.5 molar aqueous solution of ethylene glycol, 0.5 molar aqueous solution of ethylene glycol is used as antifreeze, take kf of water as 2 Kelvin kg per mole. Used as एंटीफ्रीज का मतलब होता है कार के रेडिएटर में वो कभी-कभी कुछ सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, जब बहुत लो टेम्परेचर जोन में जाया जाता है तो कार के रेडिएटर में कुछ सब्सटेंसेस ऐड कर देते हैं सो दैट उसका फ्लूइड फ्रीज ना करे। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं एंटीफ्रीज। नॉर्मली एथिलीन ग्लाइकोल इस पर्पस से यूज करते हैं। सो दैट इज नॉट रेलेवेंट इन द क्वेश्चन, अभी तो आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बट अगर कॉन्सेप्चुअली समझना है तो कार के रेडिएटर्स में या जो फ्लूइड्स होते हैं, इंजन ऑयल्स होते हैं, वो फ्रीज ना करें तो उसमें कुछ सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं जो बोलते हैं एंटीफ्रीज। जिससे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, तो फाइनली जिस टेम्परेचर पर हम जा रहे हैं वहां पर फ्रीजिंग नहीं होती। तो हमने बोला 0.5 मोलर aqueous solution of ethylene glycol used as antifreeze, take kf of water as 2 Kelvin kg per mole. I said calculate the freezing point of this. I said calculate the freezing point of 0.5 molar aqueous solution of ethylene glycol. Calculate the freezing point of 0.5 molar aqueous solution of ethylene glycol used as antifreeze if kf of water is
2 केल्विन केजी पर मोल. अभी अप्रोक्सीमेट दे दिया गया आपको क्वेश्चन जल्दी करने के लिए. सो 2 केल्विन केजी पर मोल. तो सिंपली फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF into M. KF is 2, it is 0.5, this is 1. तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लिखेंगे, this comes out to be 273 minus 1 is 272 केल्विन, या फिर इसी को आप -1 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं. ठीक है, ओके यहाँ तक. इसका नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल यूज इज ऑस्मोटिक प्रेशर. Write down the next colligative property, osmotic pressure. आप लोगों ने 9th 10th क्लास में एक टर्म पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस. बायोलॉजिकल फिनोमेनन है. लो हाइट के प्लांट्स में जो वाटर राइज करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस. तो एक्चुअली में वही कॉन्सेप्ट है. तो पहले बेसिक डेफिनेशन वही वाला टर्म लिखेंगे. तो एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर. बट सबसे पहले फिनोमेनन सीखना है ऑस्मोसिस का. तो ऑस्मोसिस के केस में क्या करते हैं, एक सॉल्वेंट को एक सॉल्यूशन से सेपरेट कराते हैं थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. हमने इस साइड में प्लेस किया है सॉल्वेंट, दूसरे साइड में हमारे पास है सॉल्यूशन, और इनको सेपरेट किया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साथ. ठीक है. तो हमने एक सॉल्वेंट को एक सॉल्यूशन से सेपरेट किया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो उसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं. तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस. सबसे पहले आपको यही टर्म, सो दैट so write down, when a solvent is separated by a solution, when a solvent is separated by a solution, when a solvent is separated by a solution through semi-permeable membrane,
when a solvent is separated by solution, when a solvent is separated by solution through a semi-permeable membrane, then flow of solvent molecules Sir, please can you repeat? then flow of solvent molecules through semi-permeable membrane towards solution is known as osmosis. When a solvent is separated by solution through a semi-permeable membrane, then flow of solvent molecules towards solution through semi-permeable membrane is known as osmosis. And in this process, pressure applied by solvent molecules, and in this process, the pressure applied by solvent molecules on semi-permeable membrane. In this process, the pressure applied by solvent molecules on semi-permeable membrane is known as osmotic pressure. I said when a solvent is separated by solution through semi-permeable membrane, then flow of solvent molecules towards solution through semi-permeable membrane is known as osmosis. And in this process, the pressure applied by solvent on semi-permeable membrane is known as osmotic. So can you repeat again? Sir, please can you repeat the answer again?
Sir, you are not audible. Please repeat. एक ट्रेस है वो concentrated sugar solution में से जाता है. Sir, please can you So- repeat the answer? तो लो हाइड्रोजन में बहुत नहीं होती है टू ऑस्मोसिस, क्योंकि जो वाटर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और बाहर जो वाटर सप्लाई कर रहा है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है. दैट केस आल्सो फ्लो ऑफ वाटर इज फ्रॉम आउटसाइड टू उसी प्लांट में अगर फर्टिलाइजर बहुत सारा ऐड कर दो तो बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो Sir, जाएगी और you are not clear.